तो 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर पहुंचे और यहीं से उन्होंने आगाज कर दिया 2017 के यूपी चुनाव का। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने 2 साल का पूरा खाका एक तरह से बताया कि उन्होंने इन 2 साल में क्या कुछ आम जनता के लिए किया है, कौन सी योजनाएं वो लेकर आए हैं। खासकर अपनी उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया। गन्ना किसानों का जिक्र करना वो नहीं भूले कि उनके बकाये का भुगतान समय से कराया गया है। 2012 तक किसानों की आमदनी 2022 तक माफ कीजिएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कई घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गत 2 वर्ष में देश ने भली भांति हमारे काम को देखा है, हमारे काम को परखा है। और जब संसद में एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना था और मैंने मेरा पहला भाषण दिया था और पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। 2 साल के हमारे पूरे कार्यकाल को देखेंगे, एक के बाद एक उन कामों को हाथ में लिया है जो गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दे, गरीबी के खिलाफ विजयी होने की ताकत दे। कोई गरीब मां बाप ये नहीं चाहता है कि उसके संतानों को विरासत में गरीबी मिले। हर मां बाप चाहता है कि उसके संतान ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर न हो जो जिंदगी उन्हें बितानी पड़ी है। इन 2 सालों में क्या वाकई देश बदला है, देश आगे बढ़ा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से साइना एनसी, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, सैयद अफजल अब्बास साहब जनता दल यूनाइटेड से, जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से, गिरजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार। साइना एनसी, सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग कहने किसानों का दिया। जो वादा आपको पूरा करना था वो ये था कि किसानों को उनके इनपुट्स के अलावा 50% ज्यादा देने का आपने वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? साइना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, बताइए। किसानों को आपने कहा था कि उनके जो इनपुट कॉस्ट है, खेती में जो उनकी लागत लगती है, उससे 50% ज्यादा मुनाफे के साथ देंगे। वो आपने अभी तक नहीं किया। देखिए, आप तो चेरी पिक कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे जो काम हुआ है किसानों के लिए, इरिगेशन को लेके, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके, सोलर पंप्स बांट के, मुआवजा के साथ साथ ये देखना कि उनको शिक्षा एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ प्राइमरी तक नहीं, सेकेंडरी और पीएचडी तक मिले किसानों के बच्चों को। वहां आपने ये सभी फैक्टर्स को नजरअंदाज किया है। इतने सारे मुहिम जो चले हैं, हमारी महाराष्ट्र की बात कीजिए तो जल युग शिवार जिस दृष्टि से और जिस रफ्तार से 2 साल में हमने काम किया है, मैं मानती हूँ कि ये रेप्लिकेट हो रहा है मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, देश के किसी भी कोने में जो प्रोड्यूस है, जहां इरिगेशन को लेके हमने ये साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। 1 ड्रॉप पर क्रॉप इरिगेशन सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। आप कह रहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। साइना जी, प्रोड्यूस जो आपने कहा, मैं पिक कर रहा हूँ, फायदा आपको आते हुए मिलेगा। आपने इसका जवाब नहीं दिया, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। साइना जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक घोटाले किए हैं।
कांग्रेस ने अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक घोटाले किए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये घोटाले करने वाले तो पृथ्वी लोक में मौजूद हैं, ये जेल कब जाएंगे? जेल जाएंगे और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार नहीं होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि आज मोदी सरकार की है तो वो है कि भ्रष्टाचार के विरोध तो एक चीज होता है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत तो अभी एहसास ही हो रहा है हर एक को, लेकिन इसके साथ साथ जो गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब नहीं है कि आप बैड बिजनेस करो और आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मैं मानती हूं कि आज वातावरण ये बना है, आप उद्योग के क्षेत्र से किसी से भी बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो कहेंगे कि कितना साधारण है आज भारत में व्यवसाय करना। चलिए, आप कह रहे हैं आपने सारे कदम उठाए हैं। साइना जी, कांग्रेस पार्टी से मैं पूछ लेता हूं, आलोक शर्मा साहब, क्या देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है? मैं समझता हूं बिल्कुल देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। मोदी साहब ने 2 साल में सब कुछ बदल के रख दिया है। पिछले 2 साल में भाषण फुल है और बाकी सब कुछ गुल है, ये बदल रहा है। 57 रुपए से 68 रुपए पर डॉलर हो गया। किसान की आत्महत्या करने की दर जो है वो 13% के करीब बढ़ती चली गई। एक दिन में 52 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब बहुत विकास हो गया है। पिछले 18 महीने से एक्सपोर्ट जो है सेक्टर लगातार गिर रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार एफिडेविट देती है कि हम 50% उनका मुनाफा का जो कीमत है वो हम नहीं दे सकते हैं, वो तो जुमला था। लेकिन आलोक शर्मा साहब, एक्सपोर्ट इसलिए गिर रहा है क्योंकि डाउनटर्न है साहब, ग्लोबल स्लोडाउन है, भर दिया पूरी तरह से। महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है वो 150% बढ़ गया है, ये सब हुआ है। लेकिन इन 2 सालों में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। आप महाराष्ट्र में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप जम्मू कश्मीर में हार गए, आप झारखंड में हार गए, आप असम में हार गए, आप दिल्ली में हार गए। ये 2 सालों में भी ये भी तो हुआ है। को गुमराह करना, आरएसएस गुमराह करने की मास्टर है। मैं समझता हूं कि जो 2 साल में हुआ है, वहां पर हमारी कहीं सरकार 10 साल थी, कहीं 15 साल थी, लेकिन अब देखिए ना क्या हालत हो रही है। दिल्ली में क्या हाल हुआ बीजेपी का, बिहार में क्या हुआ, बीजेपी का क्यों कह रहे हैं? आपका क्या हाल हुआ दिल्ली में? मेरे साथ जफर अब्बास साहब भी हैं, अफजल अब्बास साहब भी हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि हमारी भी हालत खराब हुई। आप राजनीतिक तौर पर इन 2 सालों में इतने कमजोर हो गए कि ऐसा लग रहा है कि वाकई बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है वो कहीं पूरा ना हो जाए। अफजल अब्बास साहब, ये 2 सालों में जनता दल यूनाइटेड या कहें नीतीश कुमार को ये केंद्र सरकार का कामकाज कैसा लगा? कर लीजिए। देखिए जो 2 साल की सरकार में जो सबसे पहले सब्ज बाग दिखाया गया था वो पूरा होता नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात महंगाई की बात अब करें, किसानों की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें। महंगाई में जैसे आज आप इंडेक्स देख लीजिए, बहुत ही नीचे चला गया। आप देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लीजिए। आम जनता को दाल की जो दाल आज भी 160-170 से मिल रहा है। एक कमोडिटी को लेकर आप नाराज बात नहीं है। देखिए जो वादे किए गए थे, काला धन की बात लाने के बजाय आपका देश का व्हाइट मनी बाहर जा रहा है। ये भी तो देखिए 100 दिन के अंदर में काला धन आएगा, रोजगार मिलेगा, 2 को हर साल मिलेगा, ये मिला नहीं कहीं ना। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम जनता 125 करोड़ जनता की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री, मैं ईमानदारी के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना जी से कि बताएं कोई ऐसा काम बताएं जो हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता कहती कि बहुत अच्छा काम हुआ। जितना पेपर पर दिखाया जाए, करोड़ों लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए साहब, उनको सीधे सब्सिडी जारी। खास बात नहीं, सब्ज बाग दिखाने के लिए और कुछ नहीं बैंकिंग क्या है, जो पेंशन प्लान है क्या है, इंश्योरेंस स्कीम्स क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, आप मुझे बताएं। आम जनता रोड बन रहे हैं, जो हाईवे बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़े फैक्ट्स देना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूँ, इससे पहले साइना जी आपको मैं मौका दूंगा। जफर अमीन साहब भी जुड़े हुए हैं। जफर अमीन साहब, आपको लगा होगा उत्तर प्रदेश तो मजबूत हुआ है क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। आपको 32 पहले शेयर आता था, 42% आ गया साहब। आप लोग तो मजबूत हुए हैं, उत्तर प्रदेश तो मजबूत हो गया। अरे साहब, इन्होंने जो विकास किया है 2 सालों में, उसका इनको हिसाब देना चाहिए था। अभी हमारे साथी ने कहा कि एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है।
बीफ का एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है और 6,000 क्विंटल बढ़ा है। इन्होंने गौ हत्या की बात करके सरकार बनाया और बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया और आज दुनिया में सबसे 1 नंबर पर बीफ के एक्सपोर्ट में भारत है। ये सिर्फ जनता को धोखा दे रहे हैं। जनधन योजना की बात कर रहे हैं, हम तो इसको जनधन योजना नहीं कहते, हम तो इसको मर्धन योजना कहते हैं। जनधन योजना में आप तो पैसा दिए नहीं, जीरो उससे आप बैलेंस से आपने खाता खुलवाया और बाद में आप ही ये कह रहे हैं कि इतना रुपया भी आया हमारे पास 22 करोड़ जनधन योजना खाता खोलने में। आप सोचिए तो, गरीबों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को सरकारी नहीं, लेकिन ये मजाक कैसे हुआ? आप लोग नहीं चाहते थे कि गरीब आदमी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, गरीब आदमी को सब्सिडी का फायदा सीधे उसके बैंक अकाउंट में मिले? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं जफर अमीन साहब? आप भारत के लोगों का इतना अनादर क्यों कर रहे हैं? इन्होंने जब खोला अकाउंट, इन्होंने कहा साहब इसमें जो है आपका इंश्योरेंस रहेगा। अच्छा चलिए साहब, तो इंश्योरेंस है ना, 30,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है उसमें। मेडिकल इंश्योरेंस क्या आपने कभी भी सोचा था? पेंशन प्लान क्या आपने कभी भी सोचा था? जो युवा वर्ग में कोई भी एंटरप्रेन्योर है, क्या उन्होंने सोचा कि उनको मुद्रा बैंकिंग द्वारा लोन मिलेगा और कोई इसके साथ कोलैटरल नहीं? आप मुझे बताएं। सरकार गरीबों को मजबूत करे, लोग उसी अकाउंट से मजबूत करे। जहां तक सवाल है, आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण मुझे कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुकना, मैं आऊंगा पूरी तरह से जो उनके अधिकार थे उनसे हटा दिया। नहीं, आलोक शर्मा साहब, आप मानिए ना मानिए, आपके टाइम में जब प्रोग्राम पॉलिसी सामने लाई जाती थी, उसे इंप्लीमेंट करने की जो स्पिरिट इस सरकार ने दिखाई थी, यकीन मानिए वो यूपीए सरकार में कभी नहीं दिखाई थी। इस सरकार ने न सिर्फ अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए, आपके प्रोग्राम को रीनेम कर बेहतर तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट भी किया है। यहां पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दो साल पूरे हो चुके हैं। गिरिजा जी मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। गिरिजा जी, आपका आंकलन 2 साल का? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम अपना हिसाब देने आए हैं। दरअसल हिसाब देने नहीं, वो अपनी उपलब्धियों का बखान करने आए हैं। जब किसी भी सरकार को अपनी उपलब्धियों का इतने मैसिव तरीके से पूरे देश भर में जाकर बखान करना होता है, तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं पहुंची हैं। दूसरी बात जो है, जो दोनों पार्टी के लोग जो बात कर रहे हैं, वो योजनाओं की बात कर रहे हैं कि किस योजना का लाभ कितना मिला या नहीं मिला, या किस योजना को किस सरकार ने बनाया। बुनियादी सवाल यह है कि जो बुनियादी आर्थिक नीतियां हैं, उन नीतियों के स्तर पर तो कांग्रेस या बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। वो जो उदारीकरण, निजीकरण, विदेशी पूंजी निवेश का जो सिलसिला 1991 में शुरू हुआ, वो लगातार हर सरकारें उसी आर्थिक नीति पर आगे चल रही हैं। उन आर्थिक नीतियों से आम आदमी के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ कितना मिला है अब तक, वो अनुभव हमारे सामने है। आलोक शर्मा साहब, आप पूछ रहे हैं अंतर, बिल्कुल गिरिजा जी, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्तर पर आर्थिक नीतियों के लिहाज से दोनों सरकार एक जैसी है। आलोक शर्मा साहब, आप पूछ रहे हैं क्या बदला? मैं आपको बताऊं कि ये बदला कि जो भी पॉलिसीज मोदी सरकार लाई, उसको इंप्लीमेंट करने की जो दर थी, जो परसेंटेज थी, वो आपसे बहुत ज्यादा है। वो ग्राउंड लेवल में वो काम दिख रहा है। जिस प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट में साहब 1 करोड़ लोग अपनी सब्सिडी को गिव अप कर सकते हैं, आप उसको छोटा मोटा काम मान रहे हैं। और अभी 5 करोड़ मैं और समझता हूं रमेश जी, जितने भी इनके कार्यक्रम आए हैं, नमामि गंगे के अंदर अभी तक एक भी टेंडर नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत के आंकड़े अगर 2 साल के पिछले 3 साल से तुलना करेंगे तो डाउन है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का बुरा हाल है। स्किल इंडिया का अपना बजट भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। आदर्श सांसद ग्राम योजना की हालत यह है कि उन गांवों में एक भी किसी तरह का काम नहीं पहुंचा। दिल्ली के जो गांव आदर्श सांसद ग्राम योजना में लिए गए, उनकी हालत खराब है। मैं जानना चाहता हूं, मनरेगा में सुप्रीम कोर्ट को क्यों फटकार लगानी पड़ रही है? इतना काम हुआ तो सूखा में सुप्रीम कोर्ट को क्यों फटकार लगानी पड़ रही है? ये तो इनकी अच्छी किस्मत है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हैं। अदरवाइज आप बताइए, इनकम टैक्स की स्लैब इन्होंने बढ़ा दी 2 साल में, जो कहते थे कि 5 लाख होनी चाहिए। आप बता दीजिए, क्या जॉब इंडेक्स नेगेटिव नहीं है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या एक्सपोर्ट सेक्टर डाउन नहीं है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या रुपए की हालत इतने कुछ अच्छा होने के साइना एनसी, आप ओके आलोक शर्मा साहब, साइना एनसी जी बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए कांग्रेस के इन सारी बातों का।
किसानों को इतना कुछ कर दिया इन्होंने, मुझे उसके बावजूद अभी थोड़ी आत्महत्या बढ़ रही है। आंकड़े एग्रीकल्चर देने ग्रोथ हैं रेट आपको। जी प्लीज दीजिए, मेरे पास समय कम है। साइना जी बोलिए ना। देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में आपने बार बार जिक्र किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफडीआई जो आया है फूड प्रोसेसिंग एरिया में, हमारा टारगेट ही नहीं, उपलब्धि के साथ 1 बिलियन, और अगले 2 वर्ष में जो रफ्तार से एग्रीकल्चर चल रहा। देखिए भाई साहब, मैंने आपको टोका नहीं, आपको आंकड़े सुनने हैं तो धीरज रखिए। आलोक शर्मा साहब, ये नॉन स्टॉप कमेंट्री एक मिनट रोकिए ना, बोलिए। आंकड़े सुनने के लिए, क्योंकि साइना आप एनसीजी नहीं चाहते हो कि मैं सबके सामने उजागर करूं। जहां आप 2 और 5 किलोमीटर बना रहे थे, आज हमारे नितिन गडकरी 24 किलोमीटर तक रोड्स हाईवेज कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की बात कीजिए, हाईएस्ट परफॉर्मिंग लोकसभा एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहा है। कितने बिल्स पारित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सपना था वो साकार होके हमने दिखाया कि जो डिजिटल इंडिया है वो सिर्फ आप कह रही हैं कि आपकी सरकार ने जो काम किया है, जो आपका कोर इशू था, सबका साथ सबका विकास। मैडम, मेरे पास समय कम है, आपने शुरुआत गिनाई सामने, मैं आपने जो बातें कही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आज आप मुझे बताइए, ईरान का जो डील हुआ है, क्या ये उपलब्धि नहीं है? मुझे अफजल अब्बास साहब से एक टिप्पणी लेनी है। अफजल अब्बास साहब, आपको लगता है कि आप केंद्र सरकार से जो नीतीश कुमार प्रोहिबिशन की बात करते हैं उसको अब आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं? ये नीतीश, देखिए इसका हम केंद्र से कंपेयर नहीं कर, लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये नीतीश जी ने जो भी वादे किए, अब देखिए कंपेयर कीजिए, जो भी वादे किए, जैसे ही बनने के बाद 7 निश्चय में 2-3 निश्चय का काम शुरू कर दिया। और देखिए सबसे बड़ा जो काम किया, एक अहम काम किया, जो दुनिया, हिंदुस्तान नहीं दुनिया लेवल पर शराबबंदी की जो बात हो रही है, उसका फल देखिए कर्नाटक। आप क्योंकि शराब छोड़िए, आप लोगों को रोजगार दीजिए पहले। वहां पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की दिक्कत है, वो काम करिए। बिल्कुल, देखिए आज के डेट में बिहार में जहां मैं समझता हूं कि लगभग 90% गांव में बिजली पहुंच चुकी है, और जो बचे हुए उसको पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे, ये नहीं कि शब्दबाज लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। असली आकलन जनता जनार्दन को करना है, क्योंकि हर 5 साल के बाद लोकतंत्र में राजनीतिक दल उन्हीं के पास आते हैं, तो किसने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता तय करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।